हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स थर्सडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आए दिन सुनते हैं कि भी कोई कंपनी ने बोनस इशू किया है, किसी का राइट इशू आ रहा है, कोई दो कंपनी अमालगमेट हो गई है, कोई किसी का डीमर्जर हो रहा है। तो ये हमको आज के स्टॉक मार्केट में आए दिन सुनने को मिलता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी के रिलेटेड है। हम ये देखने वाले हैं कि भी ऐसे स्पेशल ट्रांजैक्शंस में टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो के साथ आगे चलते हैं। तो दोस्तों पहला ट्रांजैक्शन है हमारा बोनस इशू। तो बोनस इशू में होता ये है कि भी हमारे पास में कोई एग्जिस्टिंग शेयर है किसी कंपनी के, तो उसके अगेंस्ट में हमको एडिशनल शेयर्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे पास में उसी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर्स है। जैसे अगर हम रिसेंटली देखें तो सफारी इंडस्ट्रीज का बोनस इशू आया था, जिसने 1:1 का बोनस इशू किया था। तो वहाँ पर किसी के पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो उनको फ्री में एक शेयर के बदले में एक शेयर इशू कर दिया गया था। तो जनरली ये कंपनीज इसलिए करती हैं कि भाई उनका कैपिटल जो है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाए या फिर शेयर्स की प्राइस रिड्यूस हो जाए, सो दैट वहाँ पे वॉल्यूम बढ़े ट्रेडिंग का। क्योंकि अगर प्राइस कम है तो ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं, इस अकॉर्डिंगली जनरली ये चीज़ होती है। वैसे देखने जाएं फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव तो उसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि भाई मेरी एक शेयर की प्राइस अभी 100 रुपीज़ है, बोनस होने के बाद मेरे पास एक के बदले में 2 शेयर्स हो गए और प्राइस जो है 100 की 50 हो गई। मतलब मेरे पास में टोटल जो मेरी शेयर वैल्यू है वो 100 ही रहनी, बस नंबर ऑफ शेयर्स मेरे बढ़ गए। बट ऐसे ट्रांजैक्शन में हमको ये देखना है कि भाई यहाँ पर जो शेयर होल्डर है उसके हाथ में टैक्सेशन कैसे होगा। अब शेयर होल्डर के पास में 2 टाइप के शेयर्स है। एक तो है ओरिजिनल शेयर्स जो उसने कुछ एक प्राइस पे खरीदे हैं, और दूसरे है बोनस शेयर्स जो उसको फ्री में मिले हैं। तो सफारी इंडस्ट्रीज ने एक के बदले में एक शेयर्स दिया। तो मान लीजिए कि आई एम होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ सफारी इंडस्ट्रीज। अब मेरे पास एक्स प्राइस पे कि भी मैंने समझ लीजिए एक साल भर पहले उसको 2-2,500 में कुछ परचेस कर लिया था वो शेयर्स को। अब मेरे पास में 100 शेयर्स थे, तो नाउ आई एम होल्डिंग 200 शेयर्स, क्योंकि मुझे 100 के बदले में 100 शेयर्स मिले। अब मुझे देखना है कि भाई मेरे ओरिजिनल शेयर्स का टैक्सेशन कैसे होगा, प्लस मेरे जो बोनस शेयर्स इशू हुए हैं मुझे उसका टैक्सेशन कैसे होगा। हम ऐसा समझते हैं कि भाई मैंने आज सारे के सारे 200 शेयर्स उसको वो जो मेरे पास है वो मैंने बेच दिए। तो अब मैं जब बेचूंगा तो मेरे पास में ओरिजिनल शेयर्स भी बिके गए प्लस बोनस शेयर्स भी बिके गए। तो अब हम देखते हैं कि भाई इसका टैक्सेशन कैसे होगा। पहले तो हम देखते हैं कि भाई ओरिजिनल शेयर्स जो मेरे पास में 100 शेयर्स थे, जो मैंने 2500 पर शेयर से मैंने लिए थे, तो उसका पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे देखना होगा, क्योंकि कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। तो सेल प्राइस तो आज मेरे पास में है, आज लगभग चल रहा होगा सफारी इंडस्ट्रीज 2000 के आसपास। तो मेरे पास में उन शेयर्स को बेचने के लिए मेरे पास प्राइस है, तो मेरी सेल कंसिडरेशन तो मेरे पास में है आज की डेट की। अब उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो मैंने मान लीजिए मैंने 1 साल भर पहले खरीदा था, तो 1 साल पहले मैंने 2500 में खरीदा। तो अब वो प्राइस जो है मेरे ओरिजिनल शेयर्स जो है 100 वो उसी के रिलेटेड रहेगी। तो मतलब 100 इंटू 2500 मतलब 2,50,000। तो 2,50,000 ये मेरी होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके अगेंस्ट में मेरी सेल प्राइस अभी क्या है, क्योंकि बोनस शेयर्स इशू हो गए तो शेयर की प्राइस भी रिड्यूस हो गई। कि भी जैसे किसी कंपनी का शेयर 4,000 रुपीज़ का है, 4,000 रुपीज़ के शेयर्स के अगेंस्ट में 1:1 का बोनस हो गया, तो उसकी प्राइस जो है इक्विटी मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज पर जो प्राइस है वो आधी हो जाती है। कि भाई ये 2,000 थी तो वो 4,000 थी तो 2,000 हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो पर शेयर प्राइस रिड्यूस हो गई। तो आज मेरी सेल प्राइस जो है वो है 2,000, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो क्या है कि भाई 2500 है। तो इस केस में रिगार्डिंग टू दैट 100 ओरिजिनल शेयर्स मेरा जो कैपिटल गेन होगा वो गेन नहीं होकर लॉस होगा, तो मेरे पास में कैपिटल लॉस आएगा। अब इसके लिए लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, इसके लिए मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग भी देखना पड़ेगा। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेट था वही मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। जैसे मैंने 1 साल पहले लिया है तो बिकॉज इट इज मोर देन 12 मंथ्स, तो 12 मंथ से ज्यादा होने के कारण से मेरा ये जो प्राइस है, ये जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ये लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगा, और मुझे इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 10% से टैक्स हो जाएगा, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स है तो 10% से टैक्स हो जाएगा, और वो भी 1 लाख तक तो मुझे माफी रहेगा। अब दूसरा जो है कि भाई बोनस शेयर्स, क्योंकि मैंने पूरे शेयर्स बेच दिए हैं तो उसमें तो कुछ तो 100 तो ओरिजिनल शेयर्स थे, कुछ तो बोनस शेयर्स थे जो मुझे फ्री में मिले हैं। अब फ्री में मिले हुए शेयर से यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि भाई ये जो शेयर है ये मिले कब है मुझे,
आज मिले हैं, मतलब दिसंबर में मिले हैं। तो मुझे दिसंबर में जब बोनस इश्यू हुआ, जब मुझे वो बोनस शेयर्स अलॉट होकर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, उस डेट को मुझे देखना है कि उस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहने वाला है। तो बिकॉज इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस कारण से मेरा इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो जीरो रहेगा। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे जीरो है। अगेंस्ट दैट मेरी सेल प्राइस क्या है, तो 2000 है अभी। तो 2000 के अगेंस्ट में जीरो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब पूरा के पूरा 2 लाख जो है मेरा 100 शेयर्स का, वो पूरा के पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। पहले जो ओरिजिनल शेयर्स थे उसके अगेंस्ट में मुझे 500 का लॉस हो गया, क्योंकि 2500 में बाय किया था ओरिजिनल शेयर्स, और यहाँ पे सेल 2000 में ही हुआ, क्योंकि बोनस के बाद में वो आधी हो गई प्राइस। यहां पर मेरे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो है, और यहां पर मेरी सेल प्राइस जो है 2000 है। तो इसके कारण से यहां पर मुझे होगा गेन 2000 का पूरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो है। बट यहां पे ध्यान रखने की बात यह है कि भाई मेरा इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है, ये जब से अलॉटमेंट हुआ है तभी का गिना जाएगा। तो जब मुझे अलॉटमेंट कब मिला, दिसंबर में मिला, मतलब 1 महीने पहले मुझे अलॉटमेंट मिला। तो 1 महीने पहले अगर मुझे अलॉटमेंट मिला है, तो मेरा ये पीरियड ऑफ होल्डिंग सिर्फ 1 महीना हो गया। तो ये जो बोनस शेयर से, इसके लिए ये मेरा गेन कौन सा होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो कि 15% से टैक्स हो जाएगा, जो कि क्योंकि ये लिस्टेड स्टॉक है, तो लिस्टेड स्टॉक होने से 15% से ये टैक्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल शेयर्स पीरियड ऑफ होल्डिंग सिंस बिगिनिंग, न्यू बोनस शेयर्स पीरियड ऑफ होल्डिंग जब मुझे अलॉटमेंट मिला तब से। तो ये हो गया बोनस शेयर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्सेशन। ऐसे ही सिमिलर वे में हमारे पास में दूसरे टाइप का ट्रांजैक्शन होता है अमालगमेशन। जैसे हमने देखा कि भाई 2 कंपनी मिलकर एक कंपनी बन जाती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं अमालगमेशन। ऐसे केस में जैसे हमारे पास में एग्जांपल था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का। तो इस केस में हुआ क्या कि भाई एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। तो इस केस में दोनों मिलकर एक ही कंपनी हुई। पर अगर कोई शेयर होल्डर है, तो उसके पास, जिसके पास एचडीएफसी के शेयर से, एचडीएफसी के शेयर से, अब वो कंपनी तो रही नहीं, अब वो तो एचडीएफसी बैंक बन गई। तो ऐसे केस में होता यह है कि भाई एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के शेयर होल्डर को वो शेयर्स अलॉट करती है, उसका रेशियो डिसाइड होता है। तो इस केस में हमारे एचडीएफसी के अगर केस ले हम, तो समझो कि मेरे पास में एचडीएफसी के 1000 शेयर्स है। तो इस केस में हुआ ऐसा है कि भाई जो 25 शेयर्स है, मतलब इसका रेशियो डिसाइड ऐसा हुआ है कि भाई 25 शेयर्स के अगेंस्ट में 42 शेयर्स मिलने वाले हैं। ये रेशियो डिसाइड हुआ था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के बीच में। तो हमको जिसके पास में 25 शेयर्स है उसको 42 शेयर्स मिलने वाले हैं। तो जैसे किसी के पास, मतलब ये रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये रेशियो कितना आएगा, 1:1.68, क्योंकि 42 के अगेंस्ट में 25, इसका अगर रेशियो निकाले तो 1.68 का रेशियो आएगा। मतलब जिसके पास में 1000 शेयर्स है एचडीएफसी के, उसको मिलेंगे कितने, 1680 एचडीएफसी लिमिटेड के। तो इस रेशियो में उसको 25:42 करो या 1:1.68 करो, दोनों का आंसर एक ही आना है। अब ये हमने देख लिया कि भाई एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच में मर्जर होने के बाद रेशियो क्या निकला कि भाई कितने शेयर्स इश्यू होने हैं। अब जिसके पास एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स है, मान लीजिए मेरे पास एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स है, तो मेरे पास में 1000 शेयर्स थे। अब मुझे मिले हैं 1680 शेयर्स, क्योंकि 25 के अगेंस्ट में 42 मिले हैं। तो ये शेयर्स जो मुझे मिले हैं, तो इन शेयर्स के अगेंस्ट में मेरी समझ लीजिए प्राइस जो थी, मेरी प्राइस थी से कि भाई 200 रुपीज़, कि भाई मैंने 200 रुपीज़ में इसको बाय किया था। तो 200 रुपीज़ में मैंने बाय किया था, ये रैंडम नंबर ले रहे हैं हम, एक्चुअल में प्राइस अलग है। तो 1000 शेयर्स 200, तो 2 लाख के मैंने शेयर्स परचेस किए थे। अब मेरे वो जो 2 लाख की प्राइस है वो अब कितने शेयर्स के लिए हो गई, क्योंकि मुझे तो एचडीएफसी के बदले में एचडीएफसी बैंक के शेयर्स मिले, बट मैंने परचेस किए थे 2 लाख में। तो 2 लाख के प्राइस के लिए मेरे पास में अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1680 है। मतलब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में नंबर आएगा लगभग 120 के आसपास का मेरा पर शेयर का प्राइस आएगा, जो कि मेरा 200 था। मैंने 200 में खरीदा था, तो अब मेरा कितने में होने वाला है, 119 में होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो ये तो हमने देखा कि भाई ये ट्रांजैक्शन कैसे वर्कआउट हुआ। अब हमको देखना है इसका टैक्सेशन कैसे होगा। अब अमालगमेशन में मेरे पास में एचडीएफसी लिमिटेड के कुछ शेयर्स थे, एचडीएफसी लिमिटेड के बदले में मुझे बैंक के शेयर्स मिले। अब इसके लिए मैंने आज अगर वो सारे शेयर्स बेच दिए, 1000 शेयर्स मेरे बेच दिए, तो अगर मैंने 1000 शेयर्स आज बेचे तो मेरे पास सेल प्राइस तो है आज की, तो मैंने आज की सेल प्राइस ली। अब इसके लिए गेन कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग इसलिए कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है देखने के लिए। अब पहला आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन सा आएगा, जो मैंने ओरिजिनल शेयर्स परचेस किए थे एचडीएफसी लिमिटेड के, वही मुझे एचडीएफसी बैंक के लिए
काम आएंगे कि भाई मैंने अगर 2 लाख में वो शेयर्स परचेस किए एचडीएफसी लिमिटेड के, तो एचडीएफसी बैंक के लिए भी वही प्राइस आएगी 2 लाख, बस नंबर ऑफ शेयर्स बदलने हैं, तो पर शेयर प्राइस जो है वो बदल जाएगी। तो मेरे पास में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया विच इज बाइंग मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स, जो अमालगमेट हुई है कंपनी, अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर्स की मतलब जो प्राइस रहेगी वही आएगी। फिर आता है दूसरा, लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है वो देखना होगा। तो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है देखने के लिए मुझे पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग, अब क्योंकि मुझे शेयर्स कब मिले, एचडीएफसी बैंक के शेयर्स तो मुझे अब मिले हैं, अभी मिले हैं, जब उनका मर्जर हुआ है तब मिले हैं मुझे, तो वो अभी मिले हैं, फिर भी इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से काउंट होगा, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स मेरे पास है तब से काउंट होगा। समझ लेते हैं, मैंने पिछले दिसंबर में परचेस किए थे, मतलब दिसंबर 22 में, तो मतलब मैंने लगभग 13 महीने पहले एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स परचेस किए थे और मुझे एचडीएफसी बैंक के शेयर्स अभी मिले, मान लेते हैं 2 महीने पहले मिले। तो अब मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन के लिए क्या गिना जाएगा दिसंबर 22 से, मतलब 13 मंथ्स, मतलब मेरा ये जो कैपिटल गेन होगा ये कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब ये तो क्या है, लिस्टेड शेयर है, इसलिए इसमें इंडेक्सेशन का कुछ लेना देना है नहीं, पर यहाँ पे मुझे टैक्स रेट जो है कंसेशनल टैक्स रेट मिलेगा 10% का, और उसमें भी 1 लाख तक का तो एग्जम्पशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे लिए समझने की बात यह है, जैसे बोनस शेयर्स में हमारे लिए अलॉटमेंट डेट जो थी बोनस शेयर्स की वो मेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए काउंट होने वाली थी, वैसा अमालगमेशन के केस में नहीं है। अमालगमेशन के केस में मेरे जो ओरिजिनल शेयर्स परचेस किए हैं उसकी डेट पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के कैलकुलेशन के लिए काम आएगी। तो इस तरह से मेरी आज की डेट की सेल प्राइस है, तो उस सेल प्राइस के से 500 रुपीज है, मेरे पास में 200 की परचेस प्राइस थी, बट वो डिवाइड होके कैलकुलेट होके 120 हो गई है, तो मैं 120 500 में सेल किया, 120 मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बैलेंस जो बचेगा 380 वो आएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले से गिना जाएगा। तो ये हो गया बोनस के रिलेटेड, फिर हो गया अमालगमेशन के रिलेटेड। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन देख रहे हैं डीमर्जर के रिलेटेड। डीमर्जर में मतलब हमारे पास में अभी का एग्जांपल अगर हम देखें तो कौन सा है कि रिलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये डिवीजन अलग कर दिया। डीमर्जर में होता यही है कि भाई एक कंपनी में से कोई यूनिट्स जो है वो चाहते हैं कि भाई ये यूनिट इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे, उसको अलग कर देते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। अमालगमेशन में कोई एक यूनिट को मर्ज कर लेते हैं, कोई एक कंपनी को मर्ज कर लेते हैं। डीमर्जर में वैसे ही किसी एक यूनिट को बाहर निकाल देते हैं, दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। जैसे मेरे पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोई शेयर्स होंगे, समझ लीजिए कि 100 शेयर्स है मेरे पास में। अब जब ये डीमर्ज हो गया, क्योंकि मेरे पास तो रिलायंस के हिसाब से शेयर्स थे, तो मैंने समझ लीजिए 1000 रुपए में परचेस किए होंगे, तो 1000 रुपए के हिसाब से मेरे पास में 1 लाख के शेयर्स हैं। अब इन्होंने एक यूनिट डिवाइड कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो अब जो नई कंपनी बनी है उसके मेरे पास रिलायंस के तो 100 शेयर्स है ही है, वो नए कंपनी के भी मुझे शेयर्स इशू करेंगे क्योंकि इसी का यूनिट बाहर गया है। तो वो उस समय में स्वाइप रेशो डिसाइड करते हैं कि भाई एक रिलायंस के शेयर्स के बदले में जियो फाइनेंशियल्स के कितने शेयर्स देने चाहिए। तो इस केस में उन्होंने 1:1 का रेशो डिसाइड किया था कि भाई एक रिलायंस के शेयर्स के अगेंस्ट में एक जियो फाइनेंशियल का शेयर मिलेगा। तो अब मेरे पास में रिलायंस के शेयर है 100 और जियो फाइनेंशियल के 100। अब ये दोनों के शेयर है, पर मेरे पास में प्राइस तो एक ही है क्योंकि मैंने 1000 रुपीज में परचेस किया था 100 शेयर्स, तो मेरे पास 1 लाख प्राइस एक ही है। अब जियो फाइनेंशियल्स की कॉस्ट क्या है और रिलायंस की कॉस्ट क्या है, आरआईएल की कॉस्ट क्या रहेगी, तो ये कैलकुलेट हमको करना होगा। ये कैलकुलेट करने के लिए जनरली टेक्निकल फॉर्मूला तो है ही है कि भाई नेटवर्थ उस कंपनी का कितना है जो अलग हुई है और टोटल कंपनी का कितना है उस रेशियो में करो। पर बीइंग इन्वेस्टर हमको ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में जब भी ये डीमर्जर डिक्लेयर होता है तो कंपनी फ्रॉम देयर एंड ओनली, उनके एंड से ही ये कैलकुलेट करके देते हैं कि भाई हमने ये जो डिवीजन किया है इसमें नेटवर्थ का रेशियो कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिलायंस का जो डीमर्जर हुआ था उसमें उन्होंने एक रेशियो डिसाइड किया था जो कि था 95.32 था, 95.32% था रिलायंस का, और जियो फाइनेंशियल के लिए आया था 4.68। मतलब अगर 100 रुपीज की प्राइस थी पहले मेरी 100 रुपीज की, तो अब वो दो डिवाइड हो गई, दो पार्ट में। रिलायंस के लिए रह गई 95 रुपीज 32 पैसा, 95 रुपीज 32 पैसा, और जियो फाइनेंशियल्स के लिए आ गई 4 रुपीज 68 पैसा।
तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब दो जगह पे डिवाइड हो गई। एक ही शेयर्स था मेरे पास, अब दो हो गए, तो दोनों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड हो गया, वो कंपनी डिक्लेयर कर देती है। अगर टेक्निकली कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला भी होता ही है। तो ये हो गया हमारे लिए डीमर्जर के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हमको, अगर हम आज उसको बेच देते हैं, आज हम उसको बेच देते हैं, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हमारे पास स्प्लिट होके आ गया। अब हमको देखना है कि भाई इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि हमको ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है वो भी देखना है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने के लिए हमारे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सा होगा? जो ओरिजिनल शेयर्स, जो डीमर्ज्ड कंपनी है, मतलब जिसमें से एक यूनिट बाहर निकला है उसको डीमर्ज कंपनी बोलते हैं। जो नई कंपनी निकली है उसको रिजल्टेंट कंपनी बोलते हैं। जो रिजल्ट आया है, जो रिजल्टेंट कंपनी है वो उसके शेयर्स हैं, और डीमर्ज कंपनी जो ओरिजिनल कंपनी है उसके शेयर्स हैं। तो मैंने जिस डेट को ओरिजिनल कंपनी के शेयर्स परचेस किए थे, मान लीजिए 2 साल पहले मैंने परचेस किए होंगे, तो 2 साल पहले अगर मैंने उसको परचेस किया हुआ है तो मेरे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से गिना जाएगा? 2 साल पहले से, मतलब 24 मंथ्स हो गए, तो मेरे पास में मोर देन 12 मंथ्स होने से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। क्योंकि मेरे लिए, दोनों के लिए, भले ही मेरे पास में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स आ जाए हैं, भले ही डीमर्जर के बाद मुझे एलोकेट हुए हैं, फिर भी उसकी कॉस्ट ऑफ उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से गिना जाएगा? जो ओरिजिनल मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदी किए थे 2 साल पहले, तब से काउंट होगा फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ कैपिटल गेन कैलकुलेशन। तो यहां पर मैंने अगर दोनों भी शेयर्स बेच दिए हैं आज, तो मेरे पास रिलायंस के शेयर्स के लिए भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आएगा। पहले तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को भी डिवाइड कर दिया था, 95.32 और 4.68। अब मैंने सेल करते हुए सेल प्राइस तो मेरे पास मार्केट में अवेलेबल ही है। पीरियड ऑफ होल्डिंग भी मैंने कैलकुलेट कर लिया कि लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा। इसके हिसाब से अब डिपेंडिंग ऑन द पीरियड जब मैंने ओरिजिनल शेयर्स परचेस किए थे उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होगा। परसेंटेज तो हम जानते ही है कि भाई लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं तो इंडेक्सेशन लेंगे नहीं हम, और 10% और 15% का लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल गेन टैक्सेशन रहेगा। और अगर वो अनलिस्टेड है तो उसके लिए इंडेक्सेशन का ये रहेगा, तो उसलिए भी पीरियड ऑफ होल्डिंग काम आएगा कि इंडेक्सेशन मुझे कहां से लेना है, कौन से साल का सीआईआई कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हमको ये काम में आएगा। अब हमको ये तीनों ट्रांजैक्शन में, तीनों टाइप के ट्रांजैक्शन में एक डिफरेंस देखने में आया कि भाई जब बोनस शेयर्स इश्यू हुए थे तो बोनस शेयर्स में पीरियड ऑफ होल्डिंग बोनस शेयर्स के लिए जिस दिन अलॉटमेंट हुआ ना वहां से ही लिया है। पर बाकी अमालगमेशन और डीमर्जर के केस में ऐसा है कि भाई ओरिजिनल शेयर्स जब से मेरे पास में है तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया है। तो मतलब यहां पर बोनस शेयर्स को जिस दिन मुझे बोनस शेयर मिला वहां से ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैलकुलेट होगा। बट अमालगमेशन और डीमर्जर के केस में मैं ओरिजिनल शेयर्स से ही लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल कैलकुलेट करूंगा, जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कंसेशनल टैक्स रेट के लिए। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।